हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम 10th क्लास के 2020 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं नोटबुक और पेन लेकर। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट कर लेते हैं। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एक हमारे पास सर्कल है, सपोज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और मैं इन पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सपोज समथिंग लाइक दिस। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सपोज ये सेंटर है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, सपोज फाई बन रहा है, दैट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। सपोज ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो हमें इन दोनों को सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स होने के लिए टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने 180 प्रूफ कर दिया तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो सपोज ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है और ये सेंटर O है, ठीक है। तो अब हमें एक थ्योरम या प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि जो टेंजेंट है और रेडियस है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो PBO है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ऐसे ही PAOB कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि वो भी टेंजेंट और रेडियस है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 90-90। अब आप ध्यान से देखो कि OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम मींस इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी एंगल्स का सम 360 रख देंगे। तो P है हमारा थीटा और ये हो गया B हो गया हमारा 90 डिग्री, प्लस O हो गया है हमारा सपोज 5, प्लस ये भी 90 डिग्री है। तो इन सभी का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे 90 और 90 180 कर देंगे, तो थीटा प्लस 5 प्लस 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, 180 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 360 में से 180 माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो ये बचेगा 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 5 मीन्स जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने सेंटर पे एंगल बनाया और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हमारा 180 डिग्री आ गया, मीन्स ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, ठीक है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। चलिए देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू P एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू Q, शो दैट Q इंटू P स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2P। तो हम यहाँ पे LHS लेके चलेंगे और RHS लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो LHS क्या है, Q, तो Q की वैल्यू पुट कर देते हैं, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू P स्क्वायर, P ये है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये हो गया हमारा LHS। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको अभी क्या करेंगे, हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये तो आ गया ब्रैकेट वाला और माइनस 1 भी है वहां पे, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन, ये आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं ना। तो अगर कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा
तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आप देख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ये कितना होता है 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 से हमारा -1 कैंसिल हो जाएगा, तो चलिए कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो हमारा साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो हम लिख सकते हैं 2, ये तो ये वाला 2 आ गया, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमें गिवन था P, है ना, 2P। ये हमारा LHS आ गया है सोल्व करके, और RHS भी हमें यही लाना था, तो चलिए 2P आ गया हमारा RHS, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया है, ऑलराइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 सोल्व कर लेते हैं। 500 persons are taking dip into a cuboidal pond which is 80 meter long and 50 meter broad. What is the rise of water level in the pond if the average displacement of the water by a person is 0.04 मीटर क्यूब? तो चलिए पहले क्यूबोइडल पॉन्ड बना लेते हैं। सपोज पॉन्ड इज समथिंग लाइक दिस, लेट मी फिनिश। इसकी जो लेंथ है वो कितनी गिवन है हमें 80 मीटर, सपोज दिस इज 80 मीटर, और जो इसकी विड्थ है मीन्स ब्रॉडनेस है वो कितना गिवन है 50 मीटर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और सपोज जो पॉन्ड है वो इस हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है, कुछ भी हाइट हो सकती है, बट जब इसमें 500 पीपल डिप करते हैं मीन्स नहाने के लिए जाते हैं, तो इसका जो वाटर लेवल है वो कुछ बढ़ जाएगा, सपोज इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले सपोज इतना था, तो बाद में x मीटर लेटर से बढ़ जाएगा, तो हमारा जो वाटर लेवल है वो कुछ इस तरीके से बढ़ गया है। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम बढ़ गया है। तो कितना बढ़ गया है हमें पता है, विड्थ और लेंथ और हाइट आ गया है x, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 50 इंटू 80 इंटू x, ठीक है, ये कितना हो गया चेंज इन वॉल्यूम जब 500 पीपल इसमें डिप कर रहे हैं, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो लोग उसमें घुस गए हैं नहाने के लिए उसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। तो 500 पीपल घुस गए हैं और एक पीपल या एक पर्सन के कारण जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो आ रहा है 0.04 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं 500 इंटू 0.04, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय पर्सन्स, ठीक है। तो अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 500 इंटू 0.04 अपॉन 50 इंटू 80, ये उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ से 50 से अगर हम 500 को डिवाइड करें तो 10 टाइम्स कट हो जाएगा, और 10 से अगर हम 80 को डिवाइड करें तो 8 टाइम्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0.04 अपॉन 8, और यूनिट क्या है मीटर। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर डेसिमल है, छोटा नंबर है, तो इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा यूनिट सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट्स पहले डेसिमल है तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 जीरोस से, तो ये कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया है 4/8 सेंटीमीटर, और अगर हम 8 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0.5 टाइम्स। तो x आ गया हमारा मीन्स डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 0.5 सेंटीमीटर,
ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 सोल्व कर लेते हैं। शो दैट 12 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 12 रेज़ टू द पावर n, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n। तो अगर इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 का कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। और किसी भी नंबर को 0 या 5 से एंड होने के लिए हमें 5 का फैक्टर होना जरूरी है। कोई भी नंबर देख सकते हैं आप, सपोज 25, तो ये 5 से एंड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 5 इंटू 5। तो कोई भी नंबर, या फिर 20 ले लेते हैं, तो ये 0 से एंड हो रहा है, तो इसका फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 4 और इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 5 का फैक्टर होना जरूरी है। तो 0 और 5 के एंड होने के लिए, ठीक है, 5 का फैक्टर होना जरूरी है, बट इसमें हमारे पास 5 का फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं दैट इट कैन नॉट एंड विद 0 और 5, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 का और पार्ट करते हैं। प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज इरेशनल। तो हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। जब भी हमें इरेशनल प्रूफ करना हो तो हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जिसको भी इरेशनल प्रूफ करना है उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो रेशनल है। सो लेट्स एज्यूम √2 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर। तो अगर हमने इसको रेशनल नंबर प्रूफ एज्यूम कर लिया है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और b जहां पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो √2 प्लस √5 इक्वल्स टू a/b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो √2 प्लस √5 स्क्वायर इक्वल्स टू a/b का होल स्क्वायर। तो चलिए इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो √2 स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2, और √5 का स्क्वायर होगा तो 5 बन जाएगा, प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू √2 इंटू √5, और इधर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। तो 2 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 7, प्लस 2 इंटू, और जो ये ब्रैकेट रूट में है 2 और 5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√10, ठीक है। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 7 उधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 7, और ये है 2√10, तो 2√10 इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, ठीक है। यहां से अगर हम √2 कैलकुलेट करें, सॉरी √10 कैलकुलेट करें, तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। तो ये हमारा √10 का वैल्यू आ गया है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखने की, जो राइट हैंड साइड है वो सारे क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा RHS इज रेशनल, ठीक है। बट जो हमारी LHS है रूट में है, तो ये क्या हो गई हमारे इरेशनल नंबर। रूट में जो भी नंबर होता है वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि जो हमारा रेशनल है और वो इरेशनल के इक्वल कैसे आ सकता है। तो हम लिख देंगे कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन विच अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो जो ये कॉन्ट्रडिक्शन आया वो हमारे एजम्पशन रॉन्ग होने के कारण आया। हमने एजम्पशन क्या ले लिया था कि ये रेशनल नंबर है, बट इनफैक्ट एजम्पशन रॉन्ग हो गया है, तो इसके कारण ये क्या होना चाहिए, चलिए मैं लिख देता हूँ √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया है। तो कोई भी अगर नंबर है तो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया है, तो ये
इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूफ कर लेंगे। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 सोल्व कर लेते हैं। अ ट्रेन covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. ठीक है, and if the train were slower by 6 km per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ द जर्नी है वो है हमारी d मीन्स डिस्टेंस, और जो हमारी स्पीड है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि x है, और वो t टाइम लेती है जनरली उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू x हमने स्पीड माना है और टाइम हो गया हमारा t। तो ये हमारा जनरली ये रूट है, ये टाइम लगता है इस स्पीड के साथ जर्नी को कवर करने के लिए। बट अगर हमारा कंडीशन दिया हुआ है उसमें क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर मीन्स स्पीड 6 ज्यादा होनी चाहिए थी। तो डिस्टेंस सेम कवर करने के लिए हमारा अगर 6 ज्यादा होती स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर तो टाइम कितना लगता, चलिए देख लेते हैं, 4 आवर्स लेस देन द स्केड्यूल टाइम। तो t माइनस 4 लिख देंगे। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो d आ जाएगा हमारा x के साथ t की मल्टीप्लाई होगी तो xt, x के साथ -4 की होगी तो -4x, और 60 -24। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि d इक्वल्स टू x इंटू टी होता है। तो d और xt हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -4x प्लस 60 -24 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए दूसरी कंडीशन यूज कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर मीन्स स्पीड x -6 थी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में तो टाइम कितना लगता, 6 आवर्स मोर देन द स्केड्यूल टाइम। तो हम लिख सकते हैं t + 6। ऑलराइट, तो इसको भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो d आ जाएगा यहाँ से x के साथ t की मल्टीप्लाई करेंगे तो xt प्लस 6x माइनस 60 -36। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम d इक्वल्स टू xt एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो हमारा जो d और xt है कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 0 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 6x माइनस 60 -36 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी आ गई है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं, -4x प्लस 60 और जो ये -24 है उधर जाके +24 हो जाएगा तो 24, और ये क्या आ जाएगा 6x - 60 और -36 उधर जाके +6 तो इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं +t है और -60 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो चलिए हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया है। और -4x प्लस 6x कितना आ जाएगा 2x, और अगर इनको ऐड करें 24 और 36 को तो ये कितना आ जाएगा 6 4 10 और 3 2 5 और 6। तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 30। तो हमारा जो यूजुअल स्पीड है वो तो आ गया है 30। अब चलिए टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम हम फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे सपोज। तो -4x प्लस 60 इक्वल्स टू 24। तो x की जगह 30 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -4 इंटू 30 मीन्स -120। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -120 प्लस 60 इक्वल्स टू 24। तो -120 को उधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा +120। तो 60 इक्वल्स टू 24 प्लस 120, तो 60 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, ऐड करके जल्दी बताओ 144। ठीक है, तो अब हम 6 से डिवाइड कर देंगे
तो t इक्वल्स टू 144/6, तो यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और आवर में आ जाएगा। तो हमारा ये टाइम आ गया है जर्नी का। तो अब हमें क्या करना है, d इक्वल्स टू xt पुट कर देना है सिर्फ, ठीक है। तो d इक्वल्स टू xt मीन्स x कितना है 30 और t कितना है 24। तो d कितना आ गया है, मीन्स डिस्टेंस आ गया है हमारा 720 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम जर्नी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। चलिए देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर्स अबव अ लेक इज 30 डिग्री and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of the lake. तो लेक का सरफेस बना लेते हैं। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द लेक और इससे 10 मीटर ऊपर से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। सपोज क्लाउड यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो लेक है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्लाउड का रिफ्लेक्शन पॉइंट लेंगे। तो सपोज जो ये डेप्थ है, सपोज ये टोटल जो लेक से हाइट है क्लाउड की, वही डेप्थ भी होगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो हमारा 30 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 है तो ये वाला भी हाइट 10 होगा, ठीक है। और ये जो बचा ये कितना आ जाएगा हमारा, टोटल ये h है तो 10 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा h माइनस 10, ठीक है। और ये तो h है ही। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑफ द रिफ्लेक्शन इन द लेक वो कितना है 60 डिग्री। तो चलिए मैं अब इनको नेमिंग कर देता हूं। तो सपोज ये पॉइंट है A, B, C, D, E और लास्ट में है F। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले BCD ट्राइंगल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 30 डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंग CD हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BD हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को यूज करने के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 30 इक्वल्स टू P अपॉन B मीन्स H माइनस tan अपॉन, और जो ये BD का डिस्टेंस है सपोज ये x है, ठीक है, और जो ये A है ये भी x होगा फिर, ठीक है, बाकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट BD इज x सपोज। तो यहां से x आ गया, tan 30 है 1/√3, तो ये आ गया हमारा h माइनस 10 अपॉन x। तो x क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो x इक्वल्स टू √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 h माइनस 10। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। हमें अल्टीमेटली हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ द लेक बताना है, मींस कैपिटल H कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारा कैपिटल H आ गया है। और अब हम क्या करेंगे, BDF ट्राइंगल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा, ये तो आप सोच सकते हैं कि ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा BF, ठीक है। तो 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग हमारा जो DF है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और BD हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगेन tan थीटा यूज कर लेंगे। तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स, अब यहाँ पे देखो जो परपेंडिकुलर है DF वो EF प्लस DE है, तो H प्लस tan होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान से लिखना है। तो H प्लस tan अपॉन, अब बेस क्या है यहाँ पे x, तो चलिए लिख लेते हैं। तो tan 60 कितना है, √3 इक्वल्स टू H प्लस tan इक्वल्स टू अपॉन x। तो यहां से भी x कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल्स टू H प्लस tan, या अगर x कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा H प्लस tan अपॉन √3, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई है इन टर्म्स ऑफ h। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है, इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा x का वैल्यू √3 h माइनस 10, और यहां से आ जाएगा x वैल्यू h प्लस 10/√3, h प्लस 10/√3। अब क्या करेंगे, √3 की इधर √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, √3 इंटू
√3 h माइनस 10 इक्वल्स टू h प्लस 10। तो जो √3 और √3 है तो √3 स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर है ना वो कैंसिल हो जाएगा रूट, तो यहाँ से आ जाएगा 3h माइनस 10 इक्वल्स टू h प्लस 10। ठीक है, अब फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3h माइनस 30 इक्वल्स टू h प्लस 10। अब यहाँ पे आप देखो जो h है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जा सकते हैं, तो 3h माइनस h और जो माइनस 30 है उसको राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 30। ठीक है, तो 3h माइनस h हो जाएगा 2h और 10 प्लस 30 आ जाएगा 40, तो h क्या आ गया हमारा 40/2 मीन्स h आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ लेक हमारा जो आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, चलिए बच्चों सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ पॉलिनोमियल px वेयर ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px इज गिवन इन फिगर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू px का ग्राफ गिवन है, तो ये है एक पॉलिनोमियल और हमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरोस का मीनिंग ये होता है कि कहाँ कहाँ पे वो फंक्शन कंप्लीटली जीरो हो रहा है ना। तो px इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट कर दे तो वहां से हमारी जो x की पॉसिबल वैल्यूज आएगी वही हमारी जीरोस होती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राफ कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, मीन्स y का वैल्यू, दैट मीन्स x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो y x एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक इस पॉइंट पे कर रहा है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3। तो चलिए देखते हैं कौन सा, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400 द नंबर ऑफ टर्म्स इज। तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन है चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है 5, लास्ट टर्म गिवन है हमारा 45। ठीक है, और जो सम ऑफ टर्म्स है वो कितना है, मीन्स Sn क्या है हमारा 400। तो चलिए इनको यूज करते हुए हम Sn का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो Sn क्या होता है हमारा n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो Sn कितना गिवन है 400, n तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और a कितना है हमारा 5 प्लस 45, लास्ट टर्म है 45, तो 5 प्लस 45 हो जाएगा 50। तो चलिए, तो 400 2 के इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा n इंटू 50। ठीक है, तो हमें n कैलकुलेट करना है, मीन्स 50 से डिवाइड कर देंगे, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 400 इंटू 2 हो जाएगा 800/50। तो 5 0 से 0 चला जाएगा और 5 से अगर हम 80 को डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हमारे 16। ऑलराइट, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट करते हैं। द 9th टर्म ऑफ द AP -15 -11 -7 अप टू 49 इज। तो हमें यहाँ पे 9th टर्म कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले a लिख लेते हैं -15 और इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे। तो चलिए -11 में से हम 15 माइनस कर देते हैं, तो -15 आ जाएगा। तो d इक्वल्स टू -11 और माइनस माइनस हो जाएगा +15, तो ये आ जाएगा +15। तो d कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा -15 और d आ गया है 4। तो अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे nth टर्म का, तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो यहाँ पे जो n है वो कितना है 9, 9th टर्म कैलकुलेट करना है, तो a आ जाएगा हमारा -15 प्लस 9 -1, n की जगह 9 पुट कर देंगे और d आ जाएगा हमारा 4। तो -15 प्लस 9 -1 कितना होता है 8, और 8 से मल्टीप्लाई 4 का होगा तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो a9
A9 कितना आ गया हमारा, -15 + 32 कितना हो जाएगा 17। तो A9 हमारा आ गया है 17, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं। इन फिगर TP and TQ are tangents drawn to the circle with center at O. If angle POQ equals to 115, then angle PTQ is। तो आप देख सकते हैं कि जो एंगल PTQ है वो ये वाला है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि एंगल थीटा है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो PT है वो टेंजेंट है, तो हमें पता है कि जो OP है और रेडियस और टेंजेंट PT इनके बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मींस एट P 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा 90 डिग्री। और सिमिलरली हमारा जो TQ है और OQ है, रेडियस और टेंजेंट है, तो इनके बीच में भी एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, OPTQ क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स का सम 360 पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो एंगल P आ गया हमारा 90 डिग्री प्लस POQ कितना है 115 डिग्री प्लस एंगल OQT कितना है, ये भी 90 डिग्री टेंजेंट और रेडियस के बीच में, और PTQ जो हमें कैलकुलेट करना है वो कितना एज्यूम कर लिया हमने थीटा, तो सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 90 और 90 कितना होता है 180, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 115 प्लस थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 180। तो 360 में से 180 जाएगा तो 180 बचेगा, तो 115 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180। ठीक है, बट हमें थीटा कैलकुलेट करना है तो 115 को भी ले जाते हैं उधर, तो थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 115, तो थीटा यहाँ से आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान था ये। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच कोस 10 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री इज। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो कोस 10 प्लस थीटा, और हमें पता है कि जो साइन 30 है वो कितना होता है 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। तो चलिए कोस 10 प्लस थीटा, और 1/2 कोस की टर्म्स में कब होता है 60 डिग्री पे, तो हम लिख सकते हैं 1/2 को कोस 60 डिग्री। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको याद होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कोस और कोस इक्वल हो गए, तो अब हम एंगल्स कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 10 प्लस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 माइनस 10 डिग्री, तो थीटा आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। A bag contains 3 red, 5 black and 7 white balls. A ball is drawn at random from the bag at the probability that the ball drawn is not black is। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की बॉल ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं पहले क्या क्या बॉल्स हैं। तो 3 रेड बॉल्स हैं, रेड को मैं R से डिनोट कर रहा हूँ, 5 ब्लैक बॉल्स हैं 5P, और 7 व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारी टोटल बॉल्स, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई 7 + 5 12 + 3 15, तो टोटल बॉल्स हो गए हमारी 15। ठीक है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि वो बॉल ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक नहीं होना चाहिए मीन्स व्हाइट और रेड हो सकता है। ठीक है, तो हमारा व्हाइट कितना है 7 और रेड कितना है 3, तो 10 बॉल्स हो सकता है, 5 बॉल्स नहीं होना चाहिए। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया है 10, है ना, व्हाइट प्लस रेड को मिला के, और टोटल कितना है हमने पहले ही चेक कर लिया है 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस y = 0 and y = -6 has
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में सॉल्यूशंस की बात करी जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं y इक्वल टू 0। तो हमारा जो y इक्वल टू 0 का वैल्यू होगा वो यहाँ पे होगा, है ना। अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा y। तो हमारा y इक्वल टू 0 का वैल्यू आ जाएगा ये x एक्सिस। तो ये हमारी y इक्वल टू 0 की लाइन होती है, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करनी है y इक्वल टू -6 की लाइन। तो -6 हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा। सपोज यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है 0,-6। तो हमारा जो y इक्वल टू -6 का लाइन है वो हो जाएगा इस तरीके से कुछ, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइन आ गई हमारी y इक्वल टू -6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों लाइन हमारी पैरेलल आ गई है एक दूसरे के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दिस टू लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर लेते हैं। द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ मोड इज। तो हम यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना, जिसमें मीन मोड मीडियन भी होता है। तो चलिए लिख देता हूं मैं 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। अगर आपने नहीं यूज किया है, आपको नहीं याद है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी हमें कोई भी दो क्वांटिटी दी हुई हो और हमसे थर्ड पूछी गई हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू पुट कर देते हैं। मीडियन क्या है, सेकंड वाला है, तो हमारा 15 मीडियन हो जाएगा। तो 3 × 15 इक्वल्स टू, मोड तो हमें कैलकुलेट ही करना है, प्लस 2 मीन। मीन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला है, तो 14 मीन हो जाएगा। तो 2 × 14 हो गया हमारा मीन, ठीक है। तो अब हमें मोड कैलकुलेट करना है, चलिए करते हैं। तो 45 इक्वल्स टू मोड प्लस 28। तो 28 इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 45 - 28 इक्वल्स टू मोड। तो चलिए मैं रिवर्स लिख देता हूं इसको। तो मोड इक्वल्स टू 45 में से 28 जाएगा, तो मोड इक्वल्स टू 17 बचेगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + k = 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो जब भी हम डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात करते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट मीन्स d शुड बी ग्रेटर देन 0। और d क्या होता है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे b a c की हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो ये है -4 होल स्क्वायर -4। a क्या है हमारा, x² का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 1। और c क्या है, कांस्टेंट, तो ये है हमारा k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ पे -4 × 1 तो -4 ही रहेगा, और k से मल्टीप्लाई होगा तो -4k ग्रेटर देन 0। और -4k को हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं ताकि ये प्लस हो जाए। तो ये आ जाएगा 4k, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16/4 ग्रेटर देन k, या 4 ग्रेटर देन k। अगर हम इसको रिवर्स करके लिखे तो हम लिख सकते हैं k लेस देन 4, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं। इफ p a/8, 4 is the midpoint of the line segment joining the points a -5, 2 and b 4, 6, the value of a is। तो हम यहाँ पे सेक्शन लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा a, तो ये कितना गिवन है -5, 2, और b हमारा गिवन है 4, 6, और इसका जो मिड पॉइंट है वो है हमारा p a/8, 4, ठीक है। तो मिड पॉइंट है मीन्स AP = PB होगा। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
पहले a/8, 4 हम p के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं जो हमें ऑलरेडी गिवन थे, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के a और b पे हमारा जो फॉर्मूला, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो आएंगे -5 + 4/2 x1 + x2/2, और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y1 + y2/2, तो 2 + 6/2। तो चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो p कितना आ गया है, -5 + 4, तो ये हो जाएगा -1/2, तो -1/2, 2 + 6 मीन्स 8/2, तो ये आ जाएगा 4। तो चलिए इसको भी मैं लिख देता हूँ a/8, 4। तो आप देख सकते हैं कि जो y कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही आ गया है, हमें x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लेना है। तो a/8 = -1/2, तो 2 से 8 जाएगा हमारा 4 टाइम्स, तो ये बचा a/4 = -1, तो 4 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो a = -1 × 4 हो जाएगा -4, तो a की वैल्यू आ गई है हमारी -4, तो हमारा ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 2 + √5/3 इज ब्लैंक नंबर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये किस तरह का नंबर है। तो मेनली रेशनल और इरेशनल की बात करी जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो उसके कारण ये ओवरऑल जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इरेशनल नंबर। ठीक है, बस इतना ही करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स AB एंड -a - b इज। तो हमें यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो D = हो जाएगा रूट, तो आपने बहुत बार यूज किया होगा, क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे a, और x2 क्या हो जाएगा -a, तो x1 मीन्स a - -a का होल स्क्वायर प्लस y के लिए क्या हो जाएगा b - b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। चलिए इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो d आ जाएगा रूट a - -a, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, ऐड हो जाएगा, तो 2a² प्लस सिमिलरली 2b²। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4a² प्लस 4b² रूट के अंदर, है ना d। तो d आ गया हमारा। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म से, तो आ जाएगा 4a² प्लस b², और सब रूट के अंदर है। तो d = अब रूट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखो 4 और ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो रूट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 4 और ये आ जाएगा a² प्लस b²। √4 क्या होगा 2, तो d = 2 × a² प्लस b²। ठीक है, तो ये आ गया है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं इज 2a² प्लस b²। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर लेते हैं। इफ tan a = 1 देन 2 sin a cos a = तो यहाँ पे हम tan a का यूज करेंगे, तो tan a = 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan a = 1 को लिख सकते हैं tan 45, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ tan है, तो हम एंगल्स कंपेयर कर सकते हैं। तो a क्या आ गया हमारा 45 डिग्री। ऑल राइट, तो अब हमसे जो पूछा गया है वो लिख लेते हैं। तो 2 sin a cos a, ठीक है, और a की जगह क्या लिख सकते हैं 45, तो 2 sin 45, और sin 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, सभी को याद होना चाहिए ये सब वैल्यूज। और cos 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 × और इसको लिखेंगे तो 2 × √2 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो √2 × √2 मीन्स √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 बार है मल्टीप्लाई में, तो √2 का होल स्क्वायर मीन्स रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 1/2, तो 2 से 2 जाएगा तो आंसर आ जाएगा
1, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं आंसर 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं। गिवन दैट HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, फाइंड द LCM ऑफ 135 एंड 225। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे सिंपल सा। हमें पता है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू होता है जिन नंबर्स का HCF और LCM है उन्हीं नंबर्स का मल्टीपल, मतलब x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज जो हमारा HCF है वो तो हमारा 45 ही है, और LCM को हम LCM ही लिख लेंगे, ये तो कैलकुलेट ही करना है। और x हमारा क्या हो गया 135, ठीक है, जिन नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है, और y हो जाएगा 225। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे सिंपली LCM फाइंड आउट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 45 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो 135 इंटू 225 अपॉन 45। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 45 से 135 को डिवाइड कर सकते हैं, तो कितने टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो LCM इक्वल्स टू 3 इंटू 225, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे अब 225 में, तो LCM आ जाएगा हमारा 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 7 3 2 जा 6, तो LCM आ गया हमारा 675। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व कर लेते हैं। इन फिगर अ टाइटली स्ट्रेच्ड रोप ऑफ लेंथ 20 मीटर इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्टिकल पोल है, तो ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, वर्टिकल है, और जो AB की हाइट हो जाएगी मींस पोल की, सपोज H है, और यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम ABC ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखेंगे तो 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमारा जो AB है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो BC है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, सोचो, साइन का। यस, तो हम लिख सकते हैं साइन 30 इक्वल्स टू P अपॉन H, मीन्स जो हाइट है ना, और जो हाइपोटेनस है वो है हमारा 20, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल्स टू H बाय 20। तो 20 की अगर इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 20/2 इक्वल्स टू H, है ना, तो 2 से 20 जाएगा 10 टाइम्स, तो H आ गया हमारा 10 मीटर। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व कर लेते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 13। तो हमें पता है कि जो डाई है वो 1 to 6 नंबर्स कंटेन करती है। ठीक है, और जब 2 डाइस एक साथ फेंकी जाती हैं तो उनका सैंपल स्पेस होता है 36। ठीक है, और यहाँ पे हमसे बात करी हुई है सम इक्वल्स टू 13 आना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हम दोनों डाइस को फेंकेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर्स हमारा अपीयर होगा वो क्या होगा 6 और 6। ठीक है, तो फर्स्ट डाई पे भी सपोज 6 आ गया और सेकेंड डाई पे भी 6 आ गया है, बट अगर इनका हम सम कर दें तो वो कितना आएगा 12। तो मैक्सिमम सम ऑन द बोथ डाइस वो कितना होगा 12, बट हमसे पूछा गया है 13, तो हम बोल सकते हैं कि 13 कभी भी डाइस पे अपीयर ही नहीं होगा, तो मीन्स ये फेवरेबल आउटकम में आएगा ही नहीं। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ऑफ सम इक्वल्स टू 13, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम तो 0 है अपॉन 36 टोटल सैंपल स्पेस होता है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा यहाँ पे सिंपली 0। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं। इन फिगर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल्स विच टच ईच अदर एट D। इफ AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD। तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट का कंसेप्ट होता है वो यूज करेंगे। तो मैं इस छोटे सर्कल को सपोज C1 बोल रहा हूँ और बड़े सर्कल को C2 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो C1 पे आप ध्यान से देखें तो C पॉइंट से हम टेंजेंट डाल रहे हैं CA और CD, तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू CD।
इतना क्लियर है। अब अगर हम C2 सर्कल की बात करें तो उस पे भी जो C पॉइंट है उससे हम टेंजेंट्स डाल रहे हैं CD और CB, तो हम बोल सकते हैं कि जो CD है वो इक्वल टू CB होना चाहिए, राइट। तो क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लेंथ इक्वल होती हैं तो CD इक्वल टू CB भी आ गया है, ठीक है। तो ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं, हमें गिवन है AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो AB इक्वल टू 8, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BC, तो AC प्लस BC इक्वल टू 8 होना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है कि जो AC और BC है वो तो इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू BC, तो चलो BC को भी AC लिख लेते हैं, तो AC प्लस AC इक्वल टू 8 या 2AC इक्वल टू 8 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 8/2 मीन्स AC इक्वल टू 4। अब हमारे पास AC का वैल्यू आ गया है, बट हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ CD, बट हमें पता है कि AC इक्वल टू CD भी है ना, C पॉइंट से एक्सटर्नल टेंजेंट ऑन C1, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू CD और AC कितना है 4, तो हमारा जो CD है वो भी कितना हो गया है 4, ठीक है। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व कर लेते हैं। सोल्व फॉर x 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमें फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करते हैं, सबसे पहले हम 3 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये कितना आ गया 18, तो अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए और सम करके 11 आ जाए, ठीक है। तो मैं सोच पा रहा हूं कि 9 और 2 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स, ठीक है। तो 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये है, और इसको हम क्या लिखना है 9 प्लस 2x, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 9x प्लस 2x बेसिकली 11 ही लिखा हुआ है। चलिए अब 6x स्क्वायर प्लस 9x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि 3x कॉमन ले सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 9x में 3 कॉमन ले लिया है तो 3 बचेगा, प्लस अब 2x प्लस 3 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं लिख रहा है, तो ऐसे केस में हम 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 कॉमन लेंगे तो सेम ही लिखा जाएगा 2x प्लस 3 और इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो हम एक कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस 3, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा 3x और सेकंड टर्म से बचेगा 1 इक्वल टू 0, तो अब हम इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू -3, तो x आ गया है -3/2, ठीक है। ये तो एक वैल्यू आ गई। अब हम 3x प्लस 1 को भी 0 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/3, ठीक है। तो ये x की दो वैल्यू आ गई -3/2 और -1/3, ठीक है, समझ में आया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व कर लेते हैं। द पैरामीटर्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 30 centimeter and 20 centimeter respectively. If one side of the first triangle is 9 centimeter long, find the length of the corresponding side of the second triangle. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास 2 ट्राइंगल्स है ABC एंड PQR, और ये क्या है दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये गिवन है, तो ABC PQR, ठीक है। और ABC की जो फर्स्ट साइड है जो 9 गिवन है, सपोज AB है 9 और जो PQ है करस्पॉन्डिंग साइड उसको हम X एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये X की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है और पैरामीटर्स का रेशो भी इक्वल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं AB बाय PQ मीन्स ABC के फर्स्ट साइड और PQR की फर्स्ट साइड का रेशो विल बी इक्वल टू सेकेंड साइड BC अपॉन QR,
ठीक है, ये आपने पहले भी यूज किया होगा। तो AC इक्वल अपॉन PR हो जाएगा, ठीक है। और सपोज इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो P1 है और सेकेंड ट्राइंगल का पेरीमीटर हमारा P2 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं P1 बाय P2। तो ये रिलेशन आपको अगर नहीं भी पता है तो याद होना चाहिए, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें AB गिवन है कितना 9 और PQ हमें कैलकुलेट करना है X, और इनके बारे में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमें पैरामीटर्स गिवन है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्राइंगल का पैरामीटर है वो कितना है 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन जो सेकेंड ट्राइंगल का पैरामीटर है वो 20 गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20। अब हम यहाँ पे सिंपली सोल्व कर लेंगे, तो 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 3 है 3 से 9 जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 और 1 की x से होगी तो x ही आएगा। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 6, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डाटा का हमें मोड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 हमारा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसी को बोल देंगे हम मॉडल क्लास, ठीक है। और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F1, ठीक है। तो F1 हो गया हमारा 16 और प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम F0 या F0 और नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम F2। तो ये सब वैल्यूज हमें आ गई है। तो चलिए मैं आप फॉर्मूला लिख देता हूं, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L क्या है यहाँ पे, इसकी हमने बात नहीं करी। L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 60, तो चलिए 60 आ गया। अब F1 लिखना है तो ये आ जाएगा 16 माइनस F0 मीन्स 12 अपॉन 2 इंटू F1 मीन्स 2 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 32 माइनस F0, तो ये है 12 और F2 कितना है 4, तो माइनस 4 इंटू H। H क्या होता है हाइट ऑफ द मीडियम मॉडल क्लास, ठीक है। तो किसी भी क्लास की आप हाइट लेंगे तो वो सेम ही आएगी। तो चलिए देख लेते हैं हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 80 माइनस 60, ठीक है। तो कितना बचेगा हाइट 20। तो चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 60 प्लस 16 माइनस 12 हो जाएगा 4 इंटू 20 और नीचे कितना आएगा डिनोमिनेटर में, यह हो जाएगा माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, तो 32 माइनस 16 आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 16। तो 4 से 16 जाएगा 4 टाइम्स और 4 से 20 जाएगा 5 टाइम्स, तो हमारा क्या बचा 16 प्लस 5, तो 16 प्लस 5 इक्वल्स टू मोड आ गया हमारा 65, ठीक है। इस तरीके से हम सिंपली सोल्व कर लेंगे इसको। ऑलराइट, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन। तो इस डाटा का हमें बेसिकली मीडियन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और सेकेंड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। तो 36 प्लस 32 हो जाएगा 68। अब इसमें 32 ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 100। अब इसमें 20 ऐड कर देंगे तो 120 और 30 ऐड कर देंगे तो 150 और इसी को क्या बोलते हैं हम n, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, मीन्स समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है। तो अगर हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है, ठीक है, फॉर्मूला यूज करने के लिए, तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे n/2 कैलकुलेट करेंगे। तो n कितना आया हमारा 150 अपॉन 2, तो n/2 आ गया हमारा 75। अब हम चेक करें कि 75 किन दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 75 68 और 100 के बीच में आएगा। तो इस केस में हम क्या कर लेंगे 100 मीन्स जो ज्यादा है 75 से जस्ट ज्यादा वाले को हम कंसिडर कर लेंगे अपना मीडियन क्लास, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूं
ये हो गई है हमारी मीडियन क्लास। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले भी यूज कर चुके हैं, n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये आ गया है, प्लस एल भी होता है, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। इस एल को आगे पीछे कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो एल क्या है हमारा इस क्लास का लोअर लिमिट, तो ये कितना है 700। तो चलिए एल में लिख देता हूं 700 प्लस n/2 कितना हो जाएगा, ये तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया है, 75 माइनस सी एफ क्या है, तो सी एफ इस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो 68 हम यहाँ पे ले लेंगे। तो 75 माइनस 68 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये कितना होता है 32 इंटू एच। एच क्या होता है, हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। तो हाइट क्या होता है, लो अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, मीन्स 800 में 700 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 100। तो चलिए मैं लिख देता हूँ h इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से आ गया हमारा 700 प्लस 75 माइनस 68, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 100 अपॉन 32, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 32 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 8 जा 32 और ये आ जाएगा 25, ठीक है, 8 जा। तो 700 प्लस 7 इंटू 25, ये कितना टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 175 अपॉन 8। तो अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 21.8, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 721.8, ठीक है। तो यही हमारा आ गया है मीडियन। ऑलराइट, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व कर लेते हैं। इन फिगर अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. The cylindrical part is 2.1 meter high and conical part has slant at height 2.8 meter. Both the parts have same radius 2 meter. Find the area of the canvas used to make the tent. तो हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेना है ना, जिससे हमें कैनवस का एरिया फाइंड आउट हो जाए कि कितना हमें चाहिएगा। तो चलिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सरफेस एरिया को मैं ऐसे से डिनोट कर रहा हूँ। तो जो ये सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πRh। ऑलराइट, तो चलिए 2πRh प्लस जो कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है πRL, तो ये भी लिख लेते हैं πRL। अब यहाँ पे मैं πr कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा πr और फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा 2h प्लस सेकेंड टर्म से क्या बचेगा l। तो पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितना गिवन है हमें यहाँ पे 2 मीटर। तो चलिए, और 2h कितना हो जाएगा 2 इंटू h कितना है, सिलेंडर का हाइट है ये, तो 2.1, तो 2 इंटू 2.1 प्लस l मीन्स स्लैंट हाइट, तो ये हो जाएगा 2.8। तो अब इसको सिंपली सोल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 2.1 हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। 22/7 इंटू 2 और ये ऐड हो क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए, तो ये बचा 22 इंटू, तो ये आ जाएगा हमारा 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है।